नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल लर्न हब पर आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में 5/8/2019 को जो MTS का पेपर हुआ था उसमें जितने 25 क्वेश्चन जीएस के पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को हम लोग आज देखेंगे। इस सेकंड शिफ्ट में 25 क्वेश्चन जो जीएस के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे गए हैं एमटीएस के उसके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन क्या है? मार्स आर्बिटर मिशन का लॉन्च वाहन क्या था? क्वेश्चन क्या कर रहा है? मार्स आर्बिटर मिशन का लॉन्च वाहन क्या था? ऑप्शन क्या दिए हैं? PSLV, C-42 और C-25, C-45, C-46। तो इसका राइट आंसर क्या है? PSLV C-25। PSLV C-25 से रिलेटेड हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है PSLV C-25, इससे रिलेटेड कुछ जानकारी देखेंगे। PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगर PSLV का फुल फॉर्म पूछता है तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म होता है C-25। ये क्या था? ये 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। कहाँ से किया गया था? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। और जैसे और ऑप्शन दिए गए हैं, PSLV 42 ये 2018 में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 2018 में। PSLV C-45 ये 2019 में, और ये PSLV C-46 ये भी 2019 में दोनों लॉन्च किए गए थे। ये अप्रैल में लॉन्च किया गया था, ये मई में दोनों लॉन्च। इन उपग्रहों को अलग अलग कक्षाओं में स्थापित किया जाता है। जैसे ये PSLV 45 जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्च व्हीकल था। क्यों इम्पोर्टेंट था? क्योंकि अभी तक जो इसके पहले था, जो PSLV 2 था, इसको 3 अलग अलग कक्षाओं में उपग्रहों को स्थापित किया गया था। ये पहली बार हुआ था। पहले 2 कक्षाओं में स्थापित किया जाता था। इसमें क्या हुआ था? पहली बार अलग अलग 3 कक्षाओं में आर्बिटर को स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या था? PSLV 25 C-25, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से उत्पादन के कारक में क्या शामिल नहीं है? पूंजी, श्रम, कर, भूमि। मतलब अगर आप कोई चीज़ उत्पादन करेंगे, कोई काम करेंगे, उत्पादन का करेंगे, जैसे एग्रीकल्चर से कृषि कर रहे हैं आप, ठीक है, एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उसमें पूंजी लगाएंगे, फिर हार्ड वर्क करेंगे, श्रम करेंगे, फिर भूमि या कुछ लैंड होना चाहिए करने के लिए। टैक्स तो आप टैक्स कहाँ पे देंगे? कर कहाँ पे? मतलब इसमें नहीं पूछ रहा है ना, तो नहीं, कर नहीं होगा। कर केवल आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे वहीं पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा था कि उत्पादन में कौन सा कारक शामिल नहीं है? तो क्या नहीं शामिल है? टैक्स के कहाँ पे देना पड़ता है हमें? कोई चीज़ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते हैं वहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया था? ऑप्शन क्या है? फोर्ट सेंट जॉर्ज, मसूलीपट्टनम, फोर्ट विलियम, सेवरी फोर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है? फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पे बना है? कब बना था? 1640 में, ठीक। और ये स्थित कहाँ पे है? चेन्नई में स्थित है, चेन्नई में। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पे है? चेन्नई में स्थित है, ठीक है, चेन्नई में। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्ट सेंट जॉर्ज को 1640 में बनवाया था। मतलब युद्धों और षड्यंत्रों के लिए यूज किया जाता था। फिर उसके बाद और ये अपना यहाँ पे युद्ध और जो युद्ध होते थे उनके षड्यंत्र क्या होते थे, कैसे क्या वहाँ पर मीटिंग होती थी इसके लिए। और अपने व्यापारिक केंद्र भी यहाँ पे इसी फोर्ट सेंट जॉर्ज किले में बनाया था अंग्रेज़ों ने बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके बाद जब फिर बाद में अंग्रेज़ों के द्वारा, मतलब इसी ईस्ट इंडिया में के पहले इन लोगों ने युद्धों के षड्यंत्रों, फिर व्यापारिक केंद्र बनाया, फिर इसी को छावनी बना दिया, सैनिकों की छावनी के रूप में यूज करने लगे। आज इसको छावनी के रूप में भी यूज किया जाता है। अंग्रेज लोगों भी इसे सैनिकों छावनी के रूप में यूज किया था, उसी को बाद में चेंज कर दिया। इस फोर्ट सेंट जॉर्ज पर तमिलनाडु गवर्नमेंट का नियंत्रण है। किसका है? तमिलनाडु गवर्नमेंट का नियंत्रण है।
अगर ये फोर्ट सेंट जॉर्ज था, इसी से रिलेटेड अगर पूछता है कि अंग्रेज़ों द्वारा भारत में बनाया गया पहला किला कौन था, तो 16 ये कब बनाया था, 1640 में सेंट जॉर्ज। और अंग्रेज़ों ने भारत में पहला किला कौन कब बनवाया, 1644 में। क्या नाम था उसका, सर जॉर्ज नामक सफ़ेद किला जिसे बोलते हैं, सफ़ेद किला के नाम से है सर जॉर्ज नामक, जो भी चेन्नई में है, दोनों चेन्नई में। ये 1644 जिसे अंग्रेज़ों ने सबसे पहले भारत में बनाया। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया भारत में प्रथम किला कौन है, तो सफ़ेद किला है, सर जॉर्ज नामक सफ़ेद किला 1644 में बनवाया गया था। कहाँ है, चेन्नई में। अगला ऑप्शन क्या है, मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम है। मसूलीपट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में है। कहाँ है, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में है। कहाँ पे, कृष्णा जिले में है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में मसूलीपट्टनम है। इसे इसे जो है डच मतलब 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये कब बनाया गया था, 16वीं शताब्दी में। डच एवं फ्रांसीसी और ब्रिटिश लोग इसको व्यापारियों को अपने प्रमुख केंद्र से बनाया था। किसने, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज लोग, तीनों का ये व्यापारिक केंद्र बना। 17वीं शताब्दी तक ये व्यापारिक केंद्र बना रहा मसूलीपट्टनम। कहाँ है, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है। ऑप्शन क्या है, वैगई, स्वर्णरेखा, वसुंधरा, वंशधारा, वैगई और माही। क्या राइट इसका आंसर है, माही इसका राइट आंसर है। माही रिवर कहाँ से निकलती है, एमपी, मध्य प्रदेश के धार जिला से। कहाँ से, धार जिला में एक भिंडा ग्राम है, भिंडा ग्राम से विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। मध्य प्रदेश के धार जिले के विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। ये माही रिवर विंध्याचल पर्वत से निकलकर दक्षिणी अरावली से होते हुए गुजरात, राजस्थान से होते हुए खंभात की खाड़ी से होते हुए अरब सागर में जाके गिरती है। तो ये कौन सी नदी पूर्व दिशा की ओर नहीं बहती है, कौन सी, माही रिवर पूर्व दिशा की ओर नहीं बहती। जैसे इसमें स्वर्णरेखा रिवर जो है ये रांची से, मतलब स्वर्णरेखा रिवर कहाँ है, झारखंड में है। स्वर्णरेखा रिवर कहाँ है, झारखंड में है। ये रांची से 16 किलोमीटर दूर है। 16 किलोमीटर साउथ ईस्ट में स्थित रानी कुआं नामक स्थान से निकलती है। कहाँ, रानी कुआं नामक स्थान से स्वर्णरेखा रिवर निकलती है। झारखंड की बहुत फेमस नदी है। इसी स्वर्णरेखा नदी के किनारे जमशेदपुर या टाटा नगर जिसे कहते हैं, जमशेदपुर या टाटा नगर बसा हुआ है। किस नदी के किनारे, स्वर्णरेखा रिवर के नदी के किनारे। जिसके जो भारत का प्रसिद्ध एवं पहला कारखाना कौन था, जो जमशेदपुर तो शहर बसा हुआ है इसके, जमशेदपुर स्टील प्लांट जिसे टिस्को के नाम से बोलते हैं, टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को, वो इसी रिवर के किनारे स्थित है। किसके, स्वर्णरेखा नदी के। ये बहुत बार पूछा गया है, टिस्को, TISCO, टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को इस किस नदी के किनारे बसा हुआ है, स्वर्णरेखा नदी के किनारे। ये निकलती कहाँ से, रानी कुआं नामक स्थान से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था, तो क्या था उसका, राष्ट्रकोत्तर। अब राष्ट्रकोत्तर के बारे में देखते हैं, राष्ट्रकोत्तर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों पूछा गया कि दादा भाई नौरोजी ने किया था। राष्ट्रकोत्तर एक एंग्लो गुजराती न्यूज़पेपर था। कब निकाला था दादा भाई नौरोजी ने, 1854 में। ये एक एंग्लो गुजराती न्यूज़पेपर था। दादा भाई को किस नाम से जाना जाता है, ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। दादा भाई को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी जो थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्टेड होने वाले पहले फर्स्ट इंडियन थे, मतलब ब्रिटिश संसद में जो निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी से 3 क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। इनका ये न्यूज़पेपर था
1854 में राफ्त गोफ्तार के नाम से फेमस है। राफ्त गोफ्तार के नाम से जो एंग्लो गुजराती न्यूज़पेपर था। जो महारत्ता न्यूज़पेपर है, महारत्ता न्यूज़पेपर, ये महारत्ता न्यूज़पेपर केसरी को किसको केसरी के नाम से जाना जाता है? केसरी लोकमान्य तिलक द्वारा 1881 में इनको केसरी तो बोला जाता है। इनको 1881 में महारत्ता न्यूज़पेपर, ये भी एक न्यूज़पेपर है, इन्होंने लोकमान्य तिलक जी ने लॉन्च किया था केसरी। अगला ऑप्शन क्या है? संवाद कौमुदी बंगाली एक वीकली न्यूज़पेपर था, मतलब सप्ताह में एक बार आता था। इसे किसने 19वीं सदी का ये न्यूज़पेपर है, 19वीं सदी का ये न्यूज़पेपर है। इसको किसने? राम मोहन राय ने किया था। राम मोहन राय द्वारा ये मतलब प्रकाशित किया गया था 19वीं सदी में। अब राम मोहन राय किस चीज़ से फेमस है? एक सती प्रथा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया। संवाद कौमुदी किसका न्यूज़पेपर है? राम मोहन राय ने। ये सप्ताह में एक बार आता था, ये वीकली न्यूज़पेपर था। और राष्ट्रगोप्ती एक गुजराती न्यूज़पेपर था जो डेली आता था। महारत्ता लोकमान्य तिलक द्वारा लॉन्च किया गया था 1881 में। और सोम प्रकाश ये कोई न्यूज़पेपर नहीं है, ये बीजेपी के मंत्री रह चुके हैं इसके पहले सरकार में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सामूहिक गायन शब्द से संबंधित है। शब्द वर्ड देखा जाए तो किसी संत या महात्मा के उपदेशों का वर्णन होता है शब्द। जैसे साखी, शबद, रैमनी कबीरदास की एक रचना है, 3 है उसमें, साखी, शबद, रैमनी। तो शब्द में क्या होता है? किसी संत या महात्मा के उपदेशों का उल्लेख होता है। तो ये सामूहिक गायन शब्द में से किससे संबंधित है? तो शब्द इसमें गुरु पूरब, मुहर्रम और बुद्ध पूर्णिमा और महावीर जयंती, सभी के अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, सभी किसी न किसी धर्म से रिलेटेड हैं। तो गुरु पूरब जो एक शब्द है उसमें गुरु पूरब जो है, गुरु पूरब गुरु नानक को ही एक बोला जाता है। क्या? गुरु पूरब, गुरु नानक। अब गुरु नानक की जो समाधि स्थल है कहाँ है? करतारपुर में है। कहाँ है? करतारपुर कहाँ है? पाकिस्तान में। तो सामूहिक ज्ञान शब्द किससे रिलेटेड है? गुरु पूरब से रिलेटेड है। गुरु नानक जिससे क्या है? गुरु नानक को ही गुरु पूरब बोला जाता है। इनकी समाधि स्थल कहाँ है? करतारपुर में। अब जैसे मुहर्रम को देखेंगे, मुहर्रम की क्या विशेषता है? मुहर्रम एक हिजरी वर्ष, जिस दिन मुहर्रम मनाया जाता है, फेस्टिवल त्यौहार मनाया जाता है मुहर्रम, उसी दिन मुसलमानों में या इस्लामी वर्ष में इसे हिजरी वर्ष के नाम से जानते हैं। इस दिन से हिजरी वर्ष मतलब इनका एक, जैसे हम लोगों का हैप्पी न्यू ईयर होता है, मतलब हिंदी का चैत मास से शुरू होता है, इंग्लिश का 1 जनवरी से, ऐसे करके मुसलमानों में ही मतलब इस्लामी वर्ष हिजरी वर्ष, इसे हिजरी वर्ष या इस्लामी वर्ष के नाम महीना इसी दिन से शुरू होता है मुहर्रम के ही दिन से है। इसे हज़रत मोहम्मद साहब जो इसके संपादक तो थे, हज़रत जो इस्लाम धर्म के संस्थापक जो हैं, कौन है? हज़रत मोहम्मद साहब। इसे अल्लाह का महीना मानते हैं। क्या मानते हैं? इसे अल्लाह का महीना मानते हैं, मतलब अल्लाह का माह मानते हैं। ये परंपरा तब से चली आ रही है मुहर्रम, जब से इन्होंने हज़रत मोहम्मद साहब ने इसे अल्लाह का मान लिया, जैसे इसी हिजरी वर्ष के वर्ष से भी घोषित किया गया है मोहम्मद हज़रत साहब। अगला ऑप्शन क्या है? बुद्ध पूर्णिमा को गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कहाँ? बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है? किस दिन मनाई जाती है? जिस दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। अगला ऑप्शन क्या आ गया है? महावीर जयंती 24वें तीर्थकार हमारे 24वें तीर्थकार कौन थे? महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी 24वें तीर्थकार थे, महावीर स्वामी। इनके जन्म पर महावीर जयंती मनाई जाती है, 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी के। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन थे, चारों ऑप्शन से रिलेटेड क्या क्या विशेषता थी आप हम लोगों ने देखा। अगर ये क्वेश्चन एक था सामूहिक ज्ञान शब्द था, इससे रिलेटेड 4 ऑप्शन थे। यहाँ थे हम लोगों के 4 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा तैयार हुए एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि लेंस की क्षमता की एसआई यूनिट क्या है? लेंस की जो क्षमता की एसआई यूनिट,
ऑप्शन क्या है, जूल, डायोप्टर, KWH, किलोवाट घंटा, KWH और वाट। तो इसकी लेंस की जो क्षमता की SI यूनिट होती है वो क्या होती है, डायोप्टर। डायोप्टर, अब डायोप्टर एक डायोप्टर इसकी लेंस की होती है। जैसे अब इसमें दो लेंस होते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था अब की बार SSC CHSL में, उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस, अवतल लेंस, ठीक। पूछा था इसमें से कौन सा पॉजिटिव होता है, मतलब कौन सा लेंस धनात्मक होता है और कौन सा लेंस ऋणात्मक होता है। ये ऐसे नहीं पूछा था उत्तल लेंस धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है। इस तो उत्तल लेंस की जो डायोप्टर होती है, डायोप्टर यूनिट होती है, वो पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। अवतल लेंस की निगेटिव होती है। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे क्योंकि अब की बार CHSL का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया हुआ था, अवतल लेंस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं क्वेश्चन मिलेगा नहीं। क्या कह रहा है कि इसकी डायोप्टर, या डायोप्टर नहीं पूछा था, डायरेक्ट उसने पूछ दिया था कि उत्तल लेंस धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है। तो उत्तल लेंस धनात्मक होता है और अवतल लेंस ऋणात्मक होता है। लेंस की क्षमता का ऑप्शन का डायोप्टर, SI यूनिट, इसकी जो यूनिट होती है, इन दोनों की यूनिट जो होती है डायोप्टर होती है। और जूल कार्य का मात्रक होता है, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है और वाट हमारा शक्ति का मात्रक होता है, शक्ति में। ये 4 क्वेश्चन थे, ये साइंस का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे। क्या क्वेश्चन पढ़ा है कि पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे, पूना समझौता पर। ऑप्शन क्या क्या है, 1923, 1922, 1932 और 1933। तो इसका राइट आंसर क्या है, 1930, मतलब 1932 में पूना समझौता पे हस्ताक्षर हुए थे। और ये पूना समझौता, ये इसमें डायरेक्ट सन पूछ दिया है, आप लोगों को याद रखना चाहिए। ये पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को। अगर एग्ज़ाम थोड़ा टफ बनाएगा तो डेट भी डालता है, क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में अब डेट से पूछने लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई सालों से आ रहे हैं। तो अब नया क्वेश्चन को चेंज करने के लिए अगर थोड़ा सा हार्ड करता है तो डेट पूछ देता है। तो डेट आप याद रखेंगे, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था, तो 2 लोगों के बीच हुआ था, गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। किसके बीच में, गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, सेंसस से क्वेश्चन है, जनगणना से। क्या कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य की सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है। 2011 की जनगणना से पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या दिया है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश। तो इसकी सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है, कितनी है, 77.7, ठीक। और अगर महाराष्ट्र की हम लोग देखें तो महाराष्ट्र में कितनी है, महाराष्ट्र में 54.8 है, महाराष्ट्र में 54.8 है। अगर पंजाब में हम लोग देखें, पंजाब में कितनी है, तो पंजाब में हमारी 62.5। और मध्य प्रदेश में कितनी है, मध्य प्रदेश में 72.4 मध्य प्रदेश में। ये तो अलग अलग यहाँ पे मतलब इतनी ग्रामीण जनसंख्या रहती है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। ये 4 ऑप्शनों में दिया गया है, तो जिसमें उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा 77.7 है। वैसे ओवरऑल अगर भारत में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या, जिसमें से लगभग 89.9% जनसंख्या गाँव में रहती है, वो कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। मतलब हिमाचल प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या गांव में रहती है, कितनी, 89.9%। और अगर सब पूछा जाए कि सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या भारत के किस राज्य में रहती है, तो वो एकमात्र राज्य, सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में, गोवा में कितनी परसेंट, गोवा में 37.8% गाँव में। ये मिनिमम में है, ये मिनिमम और ये मैक्सिमम, मतलब ये मैक्सिमम ग्रामीण जनसंख्या है। हम ग्रामीण जनसंख्या से रिलेटेड डेटा बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, टोटल उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 7.7% जनसंख्या उत्तर प्रदेश के गाँव में बसती है। और भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में, तो 89.9% गाँव में बसती, किस में, हिमाचल प्रदेश। ये भारत का एक ऐसा राज्य जिसमें सबसे ज़्यादा गाँव में जनसंख्या है। सबसे कम, मतलब सबसे कम जहाँ शहरीकरण है, सबसे ज़्यादा गाँव में कम जनसंख्या किस गाँव राज्य में रहती है, तो गोवा में। और ओवरऑल
ओवरऑल भारत में कितनी जनसंख्या गांव में बसती है पूरे 100% में, मतलब भारत में 2011 की जनगणना से डेटा निकाले गए हैं। तो ओवरऑल भारत की जनसंख्या 68.84%, 68.84% जनसंख्या गांव में बसती है भारत की जनसंख्या 68.84 अगर पूछा जाए कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम शहरीकरण कहाँ है, मतलब सबसे कम जनसंख्या गांव में, तो दिल्ली में। दिल्ली की कितनी? 2.5%। ठीक, 2 ये क्वेश्चन पूछा गया है। रिलेटेड क्वेश्चन अभी दिल्ली के एग्जाम का हुआ था, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे कम शहरीकरण कहाँ, कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है, तो दिल्ली में है। इससे क्वेश्चन हर शिफ्ट में एक ना क्वेश्चन बना रहा था डेटा कि सबसे ज़्यादा शहरीकरण कहाँ है, सॉरी ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ रहती है, सबसे कम कहाँ रहती है, कौन से राज्य में, कौन से केंद्र शासित प्रदेश में। ओवरऑल भारत में कितनी ग्रामीण जनसंख्या रहती है? 68.84। इस क्वेश्चन से यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 2011 की जनगणना था। अभी अपडेट 2021 की जब अपडेट आएगी तो ये डेटा लेस हो जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को फिर 2021 से रिलेटेड क्वेश्चन बनने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? जून 2019 में, ये करंट का क्वेश्चन है, उस टाइम एग्जाम हुआ होगा करंट का, तो 2019 में, तो उससे रिलेटेड पूछा है कि 2019 तक स्थिति के अनुसार जल शक्ति मंत्री कौन थे। तो जल शक्ति मंत्री कौन थे? तो जल शक्ति मंत्री पूछ रहा है 2019 का, तो उस इस समय भी अगर देखा जाए गजेंद्र सिंह शेखावत ही हैं जल शक्ति मंत्री। गजेंद्र सिंह शेखावत इस समय प्रेजेंट टाइम में भी हैं जल शक्ति मंत्री गजेंद्र। ये कहाँ से सांसद हैं? ये जोधपुर से सांसद हैं। ये भी पूछ देता है कि जो हमारे जल मंत्री कैबिनेट मंत्री होते हैं वो उनका कभी कभी पूछ देता है कहाँ से सांसद हैं, तो ये जोधपुर राजस्थान से सांसद हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या दिया है? महेंद्र नाथ पांडे। महेंद्र नाथ पांडे के बारे में देखेंगे, ये यूपी के बीजेपी पार्टी के इस समय प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं। ये पिछली बार गाजीपुर से सांसद थे। ठीक, ये इस समय क्या है? ये यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के। प्रकाश जावड़ेकर मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। क्या है? प्रकाश जावड़ेकर मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। ये कहाँ से सांसद हैं इस समय? महाराष्ट्र से सांसद हैं। और एक ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा जाता है दिल्ली पुलिस में और SSC CHSL जो एग्जाम हुए उसमें लगभग इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। इनका नाम नहीं पूछा गया, ऐसे डायरेक्ट ऐसे पूछा गया है कि अल्पसंख्यक मंत्री कौन है? तो मुख्तार अब्बास नकवी। कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। ये क्या था? ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, मगर इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश की। जल शक्ति मंत्री इस समय प्रेजेंट टाइम में भी अगर पूछा जाता है तो यही है, गजेंद्र सिंह शेखावत। ये 2019 के डेटा के हिसाब से, करंट के हिसाब से क्वेश्चन बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी करंट का क्वेश्चन है। कम से कम हर सेट में आपको 2 से 3 नॉर्मली क्वेश्चन मिलेंगे करंट के, कभी कभी 4 भी हो जाएंगे, नहीं तो 3 तो नॉर्मली 2 से 3 आराम से मिलेंगे। क्या कह रहा क्वेश्चन? अभी हम लोगों के सेकंड क्वेश्चन मिला करंट का, आगे देखेंगे और भी करंट क्या होंगे तो बताया जाएगा आपको। क्या क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? फेमना मिस यूनिवर्स 2019। तो फेमना मिस यूनिवर्स 2019 में कौन बनी थी? सुमन राव। कौन? सुमन राव। और सेकंड ऑप्शन क्या दे रहा है? ये फेमना मिस यूनिवर्स 2019 की बनी थी। सेकंड ऑप्शन क्या दे रहा है? मानसी छिल्लर। मानसी छिल्लर 2017 में क्या बन चुकी हैं? मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। भारत की कहाँ की? हरियाणा की। हरियाणा से ये बिलोंग करती हैं और ये 2017 में मिस वर्ल्ड बन चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स के लेखक, मतलब एवरी एक क्वेश्चन जरूर बुक से पूछा जाता है, बुक राइटर से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन अवार्ड से पूछा जाता है, एक क्वेश्चन अवार्ड से, और एक क्वेश्चन बुक से जरूर पूछा जाता है। क्या है ऑप्शन इसमें? जवाहरलाल नेहरू, कैलाश सत्यार्थी, चेतन भगत और अरुण शौरी। तो इसका राइट आंसर क्या है? एवरी चाइल्ड मैटर्स। एवरी चाइल्ड मैटर्स से इन्होंने, मतलब कैलाश सत्यार्थी ने लगभग बच्चों पर ही बुकें लिखी हुई हैं। कैलाश सत्यार्थी, एवरी चाइल्ड मैटर्स, इनकी ये फेमस बुक है, एवरी चाइल्ड मैटर। अब जैसे जवाहरलाल नेहरू की एक कोई बुक, जैसे सबसे ज़्यादा इनकी फेमस बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कब लिखी थी? 1946 में। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत फेमस बुक है इनकी, जवाहरलाल नेहरू की। और चेतन भगत की बहुत सारी बुकें हैं। इन पर मूवी भी बनी है, जैसे टू स्टेट्स, थ्री मिस्टेक्स, फाइव पॉइंट समवन, वन नाइट एट कॉल सेंटर। इनके लगभग बहुत सारी इन्होंने बुकें लिखी हुई हैं, जिस पे मूवी भी बनी हुई है बहुत सारी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है निम्नलिखित में भारत की किस वैज्ञानिक का संबंध
क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार से है। क्रेस्कोग्राफ ऑप्शन क्या दिया है? मेघनाथ साहा, होमी जी भाभा, सत्येंद्र नाथ बोस, जगदीश चंद्र बोस। तो राइट आंसर जगदीश चंद्र बोस है। कैस्कोग्राफ, अब कैस्कोग्राफ के बारे में हम लोग देखेंगे कि कैस्कोग्राफ होता क्या है, कौन सा यंत्र होता है, इससे क्या क्या होता है कैस्कोग्राफ। कैस्कोग्राफ इससे हम लोग क्या होता है, पौधे, जो पौधे होते हैं उनकी वृद्धि मापने का ये यंत्र होता है कैस्कोग्राफ। कैस्कोग्राफ से जो हमने पौधा होता है उसकी पौधे की जो कितना इंक्रीज किया हुआ है, वृद्धि मापने का ये यंत्र होता है कैस्कोग्राफ। इसको आविष्कारक कौन है? जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? पोषण के स्वपोषी रूप के लिए आवश्यक है। ये बायो से क्वेश्चन है, साइंस का। क्या कह रहा है ऑप्शन? क्लोरोफिल और ऑक्सीजन, दो चीज़ें। मीथेन, केवल मीथेन की ज़रूरत नहीं होगी। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और पानी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, पानी H2O, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश मतलब चारों की ज़रूरत होगी। अगर कोई पेड़ या स्वपोषी खाना बनाएगा तो उसके लिए, अपने भोजन का निर्माण करेगा तो इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता होगी। मीथेन का फार्मूला CH4 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO एंड वाटर H2O। ठीक, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या करा? पोषण के स्वपोषी के रूप में क्या आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? आर प्रागनंदा किस खेल से संबंधित है? आर प्रागनंदा किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन नहीं, टेनिस नहीं, गोल्फ। ये किससे हैं? शतरंज से हैं। आर प्रागनंदा किस खेल से संबंधित है? शतरंज से खेलने। वैसे शतरंज का जो शतरंज का जनक या शतरंज का जादू किसे कहा जाता है? विश्वनाथ आनंद को। किसको कहा जाता है? विश्वनाथ आनंद। ये तो करंट का क्वेश्चन था, इसलिए वहाँ पे इन लोगों ने पूछा कि आर प्रागनंदा किस खेल से संबंधित है, तो शतरंज से हैं। विश्व आनंद के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्या होता है? विश्वनाथ आनंद ये 5 बार के शतरंज विजेता रह चुके हैं, 5 बार चेस के विजेता रह चुके हैं। कब कब रहे हैं? 2000 में रहे, फिर 2007 में रहे, ठीक, फिर 2008 में, ओके, फिर 2010 में, फिर 2012 में। 2012 में मतलब 2007, 8, 10 और 12, 5 बार ये शतरंज विजेता रह चुके हैं। आनंद, शतरंज विश्वनाथ आनंद। इन्हें ही सबसे पहले राजीव गांधी पुरस्कार विश्वनाथ आनंद को ही दिया गया था। सबसे पहले पुरस्कार राजीव गांधी पुरस्कार किसे मिला था? विश्वनाथ आनंद को। और ये शतरंज विजेता 5 बार के रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? भारत में मौद्रिक नीति होती है किसके द्वारा बनाई जाती है? तो ये मौद्रिक नीति किसके द्वारा? RBI के द्वारा। सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन, हर बार ये आपको मिलेगा। किसमें? RBI के द्वारा। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में। इसका कहाँ हुई थी? कोलकाता में। स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर मुंबई में। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, ठीक, हेडक्वार्टर मुंबई में। इस समय प्रेजेंट टाइम में RBI के जो गवर्नर हैं कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास, ठीक। और SBI की स्थापना 1956 में। इस समय इसके प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नर हैं, इसके हेड हैं SBI के, कौन है? रजनीश कुमार। स्थापना कब हुई थी? 1956 में। ये था हमारा उससे रिलेटेड मौद्रिक नीति, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र। किसके साथ है? गुजरात के साथ सबसे भारत की लंबी तटरेखा है। भारत की कितने राज्यों के साथ लंबी तटरेखा है? कोस्टल एरिया है 9 राज्यों के साथ तटरेखा है, जिसमें से गुजरात के साथ सबसे लंबी तटरेखा है। करंट से 2 रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे, ये तीसरा क्वेश्चन, 3 कर चुके हैं। ये क्वेश्चन अभी और मिला था, 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। चौथा क्वेश्चन देखो, इस सेट में 4 करंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब 8 नंबर पक्के आपके। अगर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 8 नंबर आपके पक्के। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18, 2019 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता था? तो नोवाक जोकोविच ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है 2019 में किसने जीता? अब ये 2019 का पूछ रहा है। अगर 2020 का देखें, 2020 में कौन जीता? तो नोवाक जोकोविच के बारे में पहले जानकारी देखते हैं। नोवाक जोकोविच ने 8
8 बार, याद रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी लेटेस्ट 2020 में इन्होंने फिर जी से 8वीं बार जीता है। 2020 में 8वीं बार जीता है इन्होंने। 8 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन, 8 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। ये पहले इस इंसान हैं जिन्होंने नोवाक जोकोविच 8 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। सबसे पहले इन्होंने कब जीता था? 2008 में। कब जीता था? 2008 में। फिर लगातार जीतते गए, फिर 11, फिर 12, फिर 13 में जीता, फिर 15 में, फिर 16 में और फिर 19-20। ये लगातार 2 साल 15, 16 और 19-20 लगातार 2 बार। कितनी बार? 8 बार इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। कौन? नोवाक जोकोविच ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लेटेस्ट अभी पिछली बार 2020 में 8वीं बार इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। क्वेश्चन नंबर 19 फोक डांस से है। क्या किस फोक डांस से रिलेटेड क्वेश्चन है? क्या है? निम्नलिखित में से किस युग्म का सही मिलान नहीं है? मोहिनीअट्टम उड़ीसा का नहीं होता है। कहाँ का होता है? केरल का होता है। केरल का होता है। उड़ीसा का उड़िया, केरल से होता है मोहिनीअट्टम। यक्षगान कर्नाटक, बिल्कुल सही है। गरबा गुजरात और भांगड़ा भी गुजरात का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। ये तीनों सही थे। मोहिनी नहीं, इसमें मोहिनी क्या होता है? उड़ीसा का नहीं, केरल का है। उड़ीसा का क्या होता है? उड़िया होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई? कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? पॉलिटी से क्वेश्चन है। ऑप्शन 4 बार, 2 बार, 1 बार, 3 बार। तो 3 बार। कब कब की गई? एक बार 1965 में, भारत चाइना युद्ध 1965 में। सेकेंड बार 25 जून 1975 में। ठीक, और थर्ड बार 21 मार्च 1977 को। तो भारत में कितनी बार आपातकाल की घोषणा? 1965, 1975 और 1977 में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? नेशनल हीरा इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? नेशनल डायमंड मतलब नेशनल हीरा इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सूरत गुजरात में स्थित है। ये इंस्टीट्यूट कब बनाया गया था? 1978 में। इसको पहले ये संग्रहालय था, इसी को 1978 में इंस्टीट्यूट घोषित कर दिया गया। 1978 में। कहाँ है? सूरत गुजरात में। नेशनल डायमंड हीरा, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एनटीपीसी में। लगभग सेट में ये क्वेश्चन रिपीट बहुत बार हुआ। हीरा अनुसंधान या हीरा डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ है? 1978 सूरत में, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही नहीं है? लोकसभा के बारे में सही नहीं है। अब ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बिल्कुल सही है, जो कि जितने भी केंद्रीय मंत्री होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन थर्ड वाला देखें। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, धन विधेयक जो होता है केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। और अगला ऑप्शन कहते हैं मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। बिल्कुल सही, अविश्वास। और सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस प्रश्न पर विपक्ष के नेता का अंतिम निर्णय होगा। नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं ये लोकसभा अध्यक्ष ही डिसाइड करती है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। इस पर विपक्ष के नेता कोई अंतिम निर्णय नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? लोक संगीत मांड किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, मणिपुर, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राजस्थान से क्या है? लोक संगीत मांड जो मध्य प्रदेश से गिरदा डांस फेमस है। गिरदा डांस मध्य प्रदेश। मणिपुर से मणिपुरी। उत्तर प्रदेश का जैसे उत्तर प्रदेश का कथकली, ठीक है, कथक और नौटंकी यहाँ के वो तमाशा, ऐसे करके यहाँ से उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। और राजस्थान का क्या है? लोक संगीत मांड कहाँ से? राजस्थान से। और मध्य प्रदेश से गिरदा GRI गिरदा डांस यहाँ से मध्य प्रदेश से। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक बार MTS में प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो ये लोक संगीत मांड किस राज्य से? राजस्थान से। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषण है? स्मोक जो धुआं होता है, स्मोक जो होता है द्वितीयक प्रदूषण। ये तीनों प्राथमिक प्रदूषण है।
कार्बन मोनोऑक्साइड CO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और जो फ्लाई ऐश होता है, ये फ्लाई ऐश क्या होता है? जो बिजली संयंत्रों से उत्पादन से जो कोयले के जलने से, मतलब जो बिजली उत्पादन होता है वहाँ से कोयले के जलने से जो उत्पन्न होता है उसे फ्लाई ऐश के नाम से जानते हैं। उसे फ्लाई ऐश, जो उत्पादन से जो पॉल्यूशन होता है कोयले के वहाँ से, उसे फ्लाई ऐश बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड। स्मोक जो धुआं होता है वो द्वितीयक प्रदूषण में आता है, सेकेंडरी पॉल्यूशन में आता है। आज का लास्ट क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है? स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? स्लोवाकिया, ये करंट का क्वेश्चन है। तो आज की इस शिफ्ट में करंट के क्वेश्चन लगभग 5 क्वेश्चन आपको मिले करंट से रिलेटेड। स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति क्या है? उस समय का करंट 2019 में ये क्वेश्चन बना होगा। तो उस समय कौन थी? जुजाना कैपुतोवा, ठीक है, स्लोवाकिया। अब स्लोवाकिया से रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है? स्लोवाकिया की राजधानी क्या है? ब्रातिस्लावा। क्या है? ब्रातिस्लावा यहाँ की ये क्या है? राजधानी है। और यहाँ की अगर जो मुद्रा पूछी जाए तो ये मुद्रा क्या है? यूरो है, यूरो मुद्रा है। स्लोवाकिया पहली महिला राष्ट्रपति जो जाना, ये 2019 का करंट का क्वेश्चन है। तो उस समय कौन थी? जुजाना कैपुतोवा। और वहाँ की राजधानी क्या है? ब्रातिस्लावा, और मुद्रा यूरो है। तो दोस्तों ये MTS के GS 25 क्वेश्चन थे, जिसको हम लोगों ने डिटेल में देखा। 25 क्वेश्चनों को हम लोगों ने डिटेल में इसका सॉल्यूशन देखा क्या होता है। और ऑप्शन दिए थे उनका भी डिटेल में हमने पोस्टमार्टम किया, उन क्वेश्चनों को भी, ऑप्शनों को भी पोस्टमार्टम किया और क्वेश्चनों को पोस्टमार्टम। इससे आपको 25 क्वेश्चन से लगभग 25 क्वेश्चन और 25 क्या, लगभग 50 क्वेश्चन और ये, और 25 ये क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन और, लगभग 75 क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं। लगभग 25 क्वेश्चनों को हम लोग डिटेल में देखकर 75 क्वेश्चन क्लियर कर रहे हैं। तो गाइज ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा और इससे रिलेटेड और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। थैंक यू दोस्तों।